Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of December 2024. 24 दिसंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले आज के फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो 100-200 लाइक तो करवाया करो यार आप लोग, है ना। थोड़ा सा मेरे को भी 3 डिजिट में देखूं तो मज़ा आए। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। कहाँ से आप आज देख रहे हैं एनालिसिस, कौन से मोहल्ले से देख रहे हैं, डू टेल मी दैट एंड प्लीज़ डू लाइक द कंटेंट एज वेल। स्टार्ट करेंगे फ्रंट पेज की पहली जो न्यूज़ है वो है डोडो बर्ड से रिलेटेड। तो कश्मीरी आर्टिजन्स गिव विंग्स टू द डोडो। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि डोडो बर्ड के बारे में थोड़ा हमको जानने को मिलेगा। इट्स अ बर्ड दैट हैज़ बिकेम एक्सटिंक्ट इन 1681। याद रखिएगा 1681 में डोडो नाम की जो चिड़िया है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एंड दैट वाज विद इन 80 ईयर्स ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद ह्यूमंस एंड एक्सपोजर टू द डिप्लीटिंग फॉरेस्ट। तो दो रीजंस थे, एक तो एंथ्रोपोजेनिक रीजन था जैसे कि इंटरेक्शन विद द ह्यूमंस, एंड दूसरा एक्सपोजर टू द डिप्लीटिंग फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है उनकी जो कट रहे थे, कटाई हो रही है उस कारण से। तो दो है, एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप इनका, और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है विच इज कांटेक्ट विद द ह्यूमंस, ठीक है ना। तो जो भी रिसेंटली जो श्रीनगर के आर्टिजन्स हैं उन्होंने पेपियर मैशे का यूज करके दे हैव मेड द क्राफ्ट ऑफ दिस डोडो बर्ड। अब ये पेपियर मैशे क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, पेपियर मैशे क्राफ्ट टेक्निक होती है जो कि क्रिएट करती है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम पल्प ऑफ श्रेडेड पेपर, वाटर एंड अ बाइंडर सच एज ग्लू और प्लास्टर। तो इसमें 3 चीजें यूज होती हैं पेपियर मैशे की टेक्निक में। क्राफ्ट की टेक्निक है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। इसमें श्रेडेड पेपर, जो कटे हुए, बहुत बारीक कटे हुए पेपर्स का यूज होता है, बाइंडर का यूज होता है और वाटर का यूज होता है। बाइंडर में आप ग्लू या प्लास्टर का यूज कर सकते हो। तो इसमें उसको बोलते हैं पेपियर मैशे। फ्रेंच वर्ड है जिसको बोलते हैं च्यूड पेपर, है ना। इसकी इंग्लिश होगी च्यूड पेपर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। लेट्स मूव टू द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आज जो हमको डिस्कस करने हैं। लेट्स सी फ्रॉम द बैक। यहाँ पर टेस्ट मैच तो अभी हुआ नहीं है इस बार, तो अभी देखते हैं जब शुरू होगा तो, बट आई होप इंडिया विंस दैट। फिलीपींस सेट टू एक्वायर यूएस टाइफॉन मिसाइल सिस्टम। तो यूएस का टाइफॉन मिसाइल सिस्टम जो है वो फिलीपींस जो है वो एक्वायर कर रहा है। फिलीपींस इज इन प्लान टू एक्वायर द यूएस टाइफॉन मिसाइल सिस्टम। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि टाइफॉन मिसाइल सिस्टम कहाँ का है तो यूएस का है। जैसे एक बार पूछा था ना इसने थार्ड के बारे में, जो हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम था वो साउथ कोरिया ने लिया था। थर्ड कहाँ से लिया था, यूएस से ही लिया था थर्ड को। तो ऐसे ही टाइफोन मिसाइल सिस्टम भी पूछ सकता है कहाँ का है, तो ये यूएस का है। एंड ये ऑब्वियस सी बात है, फिलीपींस जो है अपने आर्म्स रेस को दिखा रहा है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है इट इज़ क्लोज टू चाइना, और चाइना और फिलीपींस के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है, इसको हम बोलते हैं जो आपका साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, दैट इज़ बिटवीन चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, बहुत से कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर टेकिंग दिस मिसाइल सिस्टम, दिस एंड दैट। एंड ऑब्वियस सी बात है एशिया में फिलीपींस भी नहीं चाहेगा कि उसकी पावर कम दिखे, तो इस कारण से भी वो इसको ले रहे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, समझ में आ गया होगा आपको। रूपपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बारे में आया था, तो पहले तो रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली इट इज इन बांग्लादेश। याद रखिएगा रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट जो है वो किसकी मदद से बनवाया गया है, तो वो बनवाया गया है रशिया की मदद से। या रिमेंबर दिस फैक्ट दैट रूपपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इज मेड विद द हेल्प ऑफ रशिया, एंड नाउ बांग्लादेश गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रूव द रशियन बैक्ड रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल, कि क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, पैसा कितना लगा, कैसा नहीं लगा। तो फॉर करप्शन एंड ऑल चार्जेस रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट विल बी इन्वेस्टिगेटेड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फर्स्ट 3 न्यूज आर्टिकल्स। आपको कुछ नया भी सीखने को मिला, पेपियर मैशेज ऐसी चीजें, है ना। ये आपको सीखना, टाइफॉन मिसाइल सिस्टम कहाँ का है, क्या है, ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव विद मी। स्विट्जरलैंड्स टीआईएल टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ इन वधवान पोर्ट। तो याद रखेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने कहा है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के थ्रू। टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कहाँ की कंपनी है, ये है स्विट्जरलैंड की कंपनी। रिमेंबर दिस, इट्स अ स्विट्जरलैंड कंपनी, टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। और ये वधवान पोर्ट प्रोजेक्ट जो है, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, याद रखिएगा
वधवान पोर्ट प्रोजेक्ट विच इज इन महाराष्ट्र, वहां पे 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक तो याद रखिएगा कहाँ का है, एंड दूसरा आपका वधवान पोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। MFN नॉट टू हिट इंडिया EFTA पैक्ट। MFN मतलब कि मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो हुआ क्या है, रिसेंटली मैंने कई बार बताया, फिर बता रहा हूँ, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने अब एक डिसीजन लिया है कि वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो इंडिया को नहीं देंगे। नाउ दे हैव सस्पेंडेड द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट फेवर्ड नेशन से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कई टैरिफ में रिडक्शन कर दिया, कुछ और कर दिया, है ना। ये सारी चीजें आपने मोस्ट फेवर्ड नेशंस के लिए करते हैं वो कंट्रीज। तो ये टैग इंडिया से हटा लिया गया है, बट उनका ये कहना है कि दिस विल नॉट इम्पैक्ट द टेपा यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट EFTA ब्लॉक ने किया है, जो EFTA क्या है आपका, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें 4 कंट्रीज हैं। ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है एंड स्विट्जरलैंड। दीज आर द 4 कंट्रीज इन EFTA, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का ये कहना है कि हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग जो हटाया वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का डिसीजन था, बट दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द ओवरऑल ग्रुपिंग EFT यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का कुछ वो नहीं इम्पैक्ट करता इससे। अच्छा, ये आपको जरूर याद रखना कि टेपा के अंदर एक टैग क्लॉज ये भी है कि जो यूरोपियन ये ब्लॉक है यानी कि EFTA ब्लॉक है, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $100 बिलियन इन 15 ईयर फ्रॉम द ग्रुपिंग। याद रखिएगा, $100 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा EFTA ब्लॉक को 15 सालों के अंतर्गत, ठीक है ना। तो दैट इज अ बिग थिंग विच इज देयर, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला है जेन कास्ट के बारे में। तो व्हाट इज दिस जेन कास्ट AI, लिख लीजिएगा, गूगल का है ये जेन कास्ट AI, एंड डीप माइंड जो है गूगल का डीप माइंड है, उसने अनवील किया है जेन कास्ट को। जेन कास्ट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो कि क्या करेगा, वेदर फोरकास्टिंग में मदद करेगा, ठीक है ना। इनका ये कहना है कि इट इज बेटर देन एनी अदर एग्जिस्टिंग टूल जो कि वेदर फोरकास्टिंग करता है, एंड इट कैन डू अ वेदर फोरकास्ट फॉर मोर डेज इन एडवांस, है ना। जैसे बाकी जो वेदर फोरकास्टिंग है एक वीक तक करते हैं, बट इट कैन डू फॉर मोर, है ना। एंड वेदर फोरकास्टिंग का प्रेडिक्शन कैसे काम करता है वो पहले मैं आपको बता दूं। तो वेदर फोरकास्टिंग अभी तक जो होती है, वेदर प्रेडिक्शंस जो होते हैं, दे आर रनिंग मल्टीपल न्यूमेरिकल सिमुलेशंस, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सिमुलेशंस है जो कि एटमॉस्फेयर में रन किए जाते हैं, और इनको कहा जाता है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी यूज होती है। तो इसमें याद रखिएगा, इसको न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए पहले, इट इज नोन एज द न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन, ठीक है। जो जेनकास्ट AI है ये यूज करता है इंसेम्बल फोरकास्टिंग। इंसेम्बल फोरकास्टिंग मतलब क्या होती है कि आपने अलग अलग मॉडल्स प्रिडिक्ट करके रखे हुए हैं, उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर के ही अलग अलग ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, कलेक्शन ऑफ फोरकास्ट आपका रहता है, उस कलेक्शन ऑफ फोरकास्ट से आपने अपने आप को स्टडी करवाया, तो उसको बोलते हैं एनसेम्बल फोरकास्टिंग। और इसका जो मॉडल है वो डिफरेंट होता है NWP से, न्यूमेरिकल वेदर फोरकास्टिंग नहीं होती है, ये AI मॉडल के थ्रू चलता है ना, जो AI मॉडल है उसके थ्रू चलता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द अर्लियर वन न्यूमेरिकल वेदर फोरकास्टिंग। बट इतना ही आपको जानना जरूरी है जेन कास्ट के बारे में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में, क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। Why has MHA reimposed restrictions in 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? तो दिसंबर 17 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इम्पोज कर दी है प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम। प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम कौन से स्टेट्स में? मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में। और ये प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम क्या करती है? इट प्रोटेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ, इट नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स, इट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स। याद रखिएगा, फॉरेनर्स के मूवमेंट को रोकने के लिए होता है प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी फॉरेनर अगर विजिट करता है इन 3 स्टेट्स में, कौन कौन से? मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम में, तो उनको एक प्रायर परमिशन लगेगी एंड एक प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लगेगा गवर्नमेंट से। याद रखिएगा, प्रायर परमिशन लगेगी और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लगेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। इट इज अंडर फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर 1958। याद रखिएगा, हालांकि इन 3 स्टेट्स में पहले ये विड्रॉ कर लिया गया था, ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अभी 2017 में फिर से ये लागू कर दिया गया, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
अब इसमें कहा क्या जाता है, इनका कहना ये कि आपको इस ऑर्डर के अंतर्गत ये है कि आपको परमिट लेना पड़ेगा विच इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफिस ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। एंड द परमिट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स, कौन कौन सी डिटेल होती है इसमें, प्लेस ऑफ एंट्री, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, पीरियड ऑफ स्टे, ये सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। The areas which are falling between the inner line and the international border of the following states and union territories were declared as protected areas. ये जो 9 states अभी मैं आपके सामने नाम लूंगा, इनके inner lines and इनकी जो international बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्टेड एरिया में रखा गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम है, ठीक है ना। ये पहले रखा गया था एंड लेकिन उसके बाद एक ऑर्डर लाया गया 2010 में, आई थिंक 2010 में रिलैक्सेशन दिया गया था पहले एंड देवर यस देखो यहाँ पे 2010 30 दिसंबर 2010 को मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड को रिलैक्सेशन दे दिया गया क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो इंप्रूव हो गया था। बट ये रिस्ट्रिक्शन अभी फिर से लागू हो गया, क्योंकि जो जब से ये म्यांमार में आपका मिलिट्री जनता आई है तो दैट इज इम्पैक्टिंग एंड वहाँ से लोग बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट के रूप में यहाँ पे आ रहे हैं। इसी कारण से जो इन 3 स्टेट्स में ऑब्वियसली बात है दोबारा से प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम लागू की गई है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंडियाज रिलायंस ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, ऑथर का ये कहना है कि भैया इंडिया के पास 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है, जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लेकिन इंडिया फिर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एटलीस्ट 10 क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना के ऊपर, है ना। और चाइना जो है वो इन क्रिटिकल मिनरल्स से बहुत आगे है, एंटीमनी, बिस्मथ, कैडमियम, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, इंडियम, मोलिब्डेनम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वेनिडियम, टेल्यूरियम, टंगस्टन, टाइटेनियम। याद रखिएगा दीज आर द क्रिटिकल मिनरल्स विच आर वेरी मच प्रेजेंट इन चाइना, है ना। इंडिया का रिलाय क्यों है इतना इंपोर्ट्स पे, तो उसका भी रीजन देखो, ऑथर ने बताया कि इंडिया का रिलाय इंपोर्ट्स में इसलिए है क्योंकि हमारे पास रिसोर्स होते हुए भी हम माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स बहुत डीप सीटेड होते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहिए एक्सप्लोरेशन के लिए, माइनिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई क्लास चाहिए हमको, तो ये प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे इसी कारण से, एंड दैट इज द रीजन वाई वी आर नॉट गुड माइनर्स इन दिस कैटेगरी। इन्वेस्टमेंट नहीं है प्रॉपर, प्लस इंसेंटिव भी नहीं गवर्नमेंट का, कोई पॉलिसी सपोर्ट भी नहीं है गवर्नमेंट का, इसी कारण से हमारी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है लिमिटेड है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हमारे यहाँ अभी एविडेंट है जैसे लिथियम डिपॉजिट्स जम्मू कश्मीर में मिले, है ना, लेकिन ऑब्वियस बात है उसके बाद भी हमने टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर सके उसके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से। रिजर्व मिल गए हैं लेकिन हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच इंडिया फेस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब एक बार मैं 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट आपको दे देता हूँ, नाम बताता हूँ। तो एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइड, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, निकल, नायोबियम, फॉस्फोरस, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, पोटैश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रीनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, टैंटेलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकोनियम। ये आप जरूर याद रखिएगा, इन लिस्ट में से कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में है, कौन सा नहीं है। अब आज 2 एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। पहला है द गैटिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा इंडियाज स्टील फ्रेम, जो कि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आया है, ठीक है ना। लेट मी ओपन द नोट्स जो कि मैंने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे पहला है WTO रिफॉर्म्स एंड द डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस। तो दिस आर्टिकल जो था बेसिकली दिस वाज ऑन द WTO एंड प्रॉब्लम्स ऑफ WTO। तो WTO ने पहले एक गोल बनाया हुआ था कि 2024 तक वो अपने एपिलेट बॉडी को फंक्शनल कर लेंगे 2024 तक, बट अब वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका जो एपिलेट बॉडी है वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एपिलेट डिस्प्यूट ये एपिलेट बॉडी है, इट हैज़ बिन नॉन ऑपरेशनल फॉर 5 years, है ना। 5 साल से नॉन ऑपरेशनल है। क्यों? बिकॉज ऑफ द US अपोजिशन। तो हुआ क्या था कि यूएस ने इसके अपॉइंटमेंट्स मतलब उस समय ब्लॉक कर दिए थे बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे और इंटेंसिफाई हो गए। जो बाइडन के टाइम पे भी यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा।
बट नाउ अगेन द ट्रम्प एरा हैज बिगिन, तो ऑब्वियसली बात है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज और ज़्यादा बढ़ जाएंगी एंड डब्ल्यूटीओ के खिलाफ जो हॉस्टिलिटी है वो भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अपीलेट बॉडी इसकी वर्किंग नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है जो डिस्प्यूट्स हैं जो यहाँ पे गए हैं वो रुके हुए हैं, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है। अगर हम डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ से पहले एक बॉडी जो थी वो गैट थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड थी। 1995 में गैट से हटा करके हम ग्लोबल ट्रेड बेस्ड सिस्टम पे आए। तो एक्चुअली ऑथर का ये कहना है कि वो गैट डिप्लोमेसी जो थी उसमें भी यही सारी प्रॉब्लम्स चलती थी कि वो कुछ कंट्रीज उसको डोमिनेट करती थी, एंड इसी कारण से डब्ल्यूटीओ लाने की जरूरत पड़ गई क्योंकि हमको एक वर्ल्ड बेस्ड ग्लोबल बेस्ड ट्रेड सिस्टम की तरफ मूव करना था। बट ऑथर ने कहा कि ये जो रिसेंट ये डब्ल्यूटीओ का वर्चस्व घटा है, डब्ल्यूटीओ की जो पावर्स घटी है, प्लस डब्ल्यूटीओ के साथ जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द यूएस एंड ऑल, ये अगेन गैट की तरफ गैटिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ वही लिखा गया है ना। तो ऑथर ने कहा कि हुआ क्या कि चाइना का राइज होने लगा 2001 के बाद, चाइना बढ़ने लगा एंड चाइना के बढ़ने से ऑब्वियसली बात है यूएस को ये लगने लगा कि चाइना को डब्ल्यूटीओ से एक्सटेंड, मतलब ऑब्वियसली बात है यूएस अगर डब्ल्यूटीओ के मैकेनिज्म से स्टिक करके चलता तो चाइना और आगे निकल जाता। इसी कारण से डब्ल्यूटीओ को मतलब डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट जाकर के भी यूएस काम करता रहा, है ना, एंड दैट इज व्हाट हैज क्रिएटेड द स्कफल। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ इज मूविंग फ्रॉम लीगलिज्म टुवर्ड्स अ गैट स्टाइल डिप्लोमेसी, जो ऑथर ने कहा है वही गैट स्टाइल डिप्लोमेसी की तरफ मूव कर रहा है, इसे वो गैटिफिकेशन बोला है। कंट्रीज दे आर रिक्लेमिंग कंट्रोल ओवर ट्रेड पॉलिसीज एंड दैट इज रिड्यूसिंग द डब्ल्यूटीओ अथॉरिटी, तो डब्ल्यूटीओ की अथॉरिटी घटती जा रही है। कंट्रीज जो है वो अपना ट्रेड पॉलिसी अपने हिसाब से चला रही हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इट इज इंक्रीजिंगली डिक्टेटेड बाय पॉलिटिक्स रादर देन लॉ, इसी को गैटिफिकेशन कहा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड नाउ इज डिक्टेटेड बाय पॉलिटिक्स rather than law, and that is what the gratification is. I hope you got clarity regarding that as well, समझ में आ गया होगा। जो दूसरा एडिटोरियल मैंने बोला कि इंडिया का स्टील फ्रेम नीड्स अ चेक, वो है इंडिया की ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म के ऊपर। अब देखो ऑथर ने सबसे पहले बोला कि भैया सब बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी फैली हुई है। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी क्यों फैली हुई है? बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ द ऑफिसर्स, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, because of lack of specialization, and all these are hindering the policy implementation, all these are impacting the bureaucratic efficiency। बार बार ट्रांसफर होगा, बार बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, देन करप्शन इन द ब्यूरोक्रेसी, दैट इज अगेन अ थिंग। इसके अलावा ऑथर ने कहा सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब कि जो डिसेंट्रलाइज नहीं है डिसीजन मेकिंग, वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग करते हो तो आप यू आर लिमिटिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग द डिसीजन ऑन अ सिंगल पर्सन बेसिस। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, दैट इज अगेन इशू। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी मतलब कि आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो प्रमोशंस और ट्रांसफर जो है बेस्ड अपॉन पॉलिटिकल लॉयल्टी उनको मिलती है रादर देन मेरिट, एंड दिस इज एंड इरोडिंग द प्रोफेशनलिज्म, ये प्रोफेशनलिज्म को खत्म कर रहा है। फ्रीक्वेंट रोटेशंस जो है अगेन वो भी अपने आप को, वो भी ऑफिसर्स को डोमेन एक्सपर्ट नहीं बनने देता। देन स्ट्रक्चरल इशूज हैं, अगर हमारे गवर्नेंस की हम बात करें तो इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, है ना। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। इनर्शिया का मतलब है कि ब्यूरोक्रेटिक इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हैं, जैसा रेड टेपिज्म चल रहा है वही रेड टेपिज्म चाहते हैं, जो स्टेटस क्वो है उसको मेंटेन करते हैं। ऑथर ने कहा कि गवर्नमेंट ने हालांकि कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि प्राइवेट उससे लेटरल एंट्री करवाई ताकि कुछ स्पेशलिस्ट आ सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस की बात ऑथर ने की कि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी कि आप मेरिट बेस्ड प्रमोशन करो, स्पेशलाइजेशन लाओ, आर्बिट्ररी ट्रांसफर्स से आप बचाओ, है ना। तो ऑथर ने कहा कि आपको यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसका 2008 मॉडल आपको स्टडी करना चाहिए, एंड उसके बेसिस पे ऑथर ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए, जैसे कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हो, मेरिट बेस्ड प्रमोशन हो, स्पेशलाइजेशन और ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाए, ब्यूरोक्रेटिक इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किया जाए, बार बार आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्रांसफर्स ना होने दें, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस आप करें, मतलब कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग ले डेटा ड्रिवन गवर्नेंस करें, एंड रिफॉर्म्स जो आपको करना चाहते हैं बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशंस वो आप करें। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। बहुत अच्छा आर्टिकल था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। And last is center scraps no detention policy for class 5 and 8. Now this is a big decision which center is taking. Center ने कहा कि भैया no detention जो था फेल नहीं कर रहे थे अभी तक क्लास 5 और क्लास 8 में। Now they have scrapped this no detention policy. इसका मतलब है कि बच्चों को अब होल्ड किया जाएगा।
who are unable to clear the examination. जो ईयर एंड एग्जामिनेशन अगर आप नहीं क्लियर करते हैं क्लास 5th में या क्लास 8th में तो आपको होल्ड किया जाएगा. एंड दिस हैज़ बिन पब्लिश्ड एज अ गैजेट नोटिफिकेशन 16 दिसंबर को, जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024. एंड इट स्टेट्स दैट इफ अ चाइल्ड फेल्स टू फुलफिल प्रमोशन क्राइटेरिया इन क्लास 5th or class 8th in the regular examination, they can be held back. ठीक है ना, उनको रोका जा सकता है. रेमिडियल मेजर्स हालांकि दिए गए हैं क्या क्या करने हैं, बट दे कैन बी हेल्ड बैक. तो दैट इज अ थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, है ना. सो दैट इज अगेन अ थिंग. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. दैट इज इट फॉर द डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.